ब्रेन वॉशिंग के लिए तो इसका उपयोग किया ही है, ये मैंने पहले ही कहा है, जाहिर तरीके से कहा है, उस पर आर्टिकल लिखा है, बार बार टीवी पर कहा है। लेकिन सवाल ऐसा है कि ये ब्रेन वॉशिंग के साथ में मेमोरी इरेज करने की ये जो सिस्टम है, जिसको हम एमनेशिया कहते हैं, आम भाषा में, जनता की भाषा में उसको मेमोरी इरेज करना कहते हैं, इस सिस्टम का उपयोग किया होगा क्या? इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूं। ना मैं जो लोग पुलिस पकड़ती है उनको जांच सकता हूं, ना सनातन संस्था के कुछ लोगों को जांच सकता हूं। लेकिन जो एविडेंसेस आगे दिखते हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि जो शक्यता, जो पॉसिबिलिटी मैंने व्यक्त की थी, वो शायद अमल में लाई गई है। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा था और आगे चलकर उनमें से 2 लोगों को 10 साल के कारावास की शिक्षा हुई, वो जो पहला बॉम्ब स्फोट था 2008 साल का, गडकरी रंगायतन, भावे नाट्यगृह और पनवेल, उस वक्त एटीएस के कब्जे में जो लोग थे, उनके बारे में उन पुलिस अधिकारियों से मेरी जो बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। ये लोग कहते हैं कि 2022 में, 2024 में हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा, और तब हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, पुलिस को खत्म कर देंगे, मिलिट्री को खत्म कर देंगे, सब पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन ये जो बॉम्ब स्फोट हुए हैं जिसमें कोई मारा भी नहीं गया है, केवल इंजर्ड हुए हैं, उस बॉम्ब स्फोट की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उसकी कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें मिल गया, ऐसा वो कहने लग गया। हालांकि वो तो एक्सपर्ट थे, काफी सालों से ये काम करते आए हैं, अलग अलग अतिरेकी लोगों को, टेररिस्ट लोगों को हैंडल करते आए हैं। इसके बावजूद उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनमें से कुछ निकलवा नहीं पा रहे, ये जो उनको लगता था, उसके पीछे का कारण उनको अच्छे ढंग से समझ गया। अब इसमें 2 बातें हो सकती है कि लोगों को इस ढंग से ट्रेन किया जा सकता है कि किसी भी हालत में, चाहे आपकी जान चली जाए, चाहे आपके हाथ टूटे, पैर टूटे, लेकिन इसकी जानकारी आपने पुलिस को या फिर किसी भी इस ढंग की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को नहीं देने का, इस ढंग से भी प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक डेंजर सिग्नल है। अगर इन लोगों को नार्को एनालिसिस वगैरह किया गया तो शायद शायद तब ये प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगा, और शायद करेगा भी, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग का जो प्रोग्रामिंग होता है, वो जो हमारी इंटरनल मेमोरी है, जिसको हम सबकॉन्शियस लेवल कहते हैं, जो नार्को एनालिसिस में जागरूक होकर हम कहते हैं, क्योंकि तब हम कोई रीजनिंग का उपयोग नहीं कर सकते, जानबूझकर झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग में ही डाला गया है कि देश हित के लिए या फिर राष्ट्र हित के लिए नहीं, देश हित के लिए नहीं तो कम धर्म के हित के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए आपको ये जानकारी किसी भी हालत में नहीं देनी है, तो भी ये लोग ये जानकारी न देने की अवस्था में रहेंगे, चाहे आप उसके हाथ काटिए, पैर काटिए, कुछ भी काटिए, ये पॉसिबल है। नार्को एनालिसिस होने के बाद भी अगर इतने डेप्थ में ये प्रोग्रामिंग गया है, तो शायद जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेमोरी इरेज की गई है, मैंने जैसा कहा उस ढंग से टेक्निक का उपयोग किया गया है, तो नार्को एनालिसिस में 100% कोई जानकारी नहीं मिलेगी, यानी श्योर शॉर्ट हो जाएगा। अब प्रोग्रामिंग करने का तरीका, आपको एक कृत्य करने के लिए, एक एक्शन करने के लिए, धर्म बचाओ के लिए एक कृत्य करना है, बॉम्ब स्फोट करना है, किसी का मर्डर करना है, इसके लिए प्रोग्रामिंग करना, और एमनेशिया क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग करना, इसको सेम मेहनत लगती है, कोई अलग मेहनत नहीं लगती है, सेम तरीका है, केवल सजेशन अलग ढंग से उपयोग में लाने हैं, इतना ही फर्क है। इसलिए एक चीज के लिए, पहली चीज के लिए अगर लोगों को तैयार किया जा सकता है, दूसरी चीज के लिए भी तैयार किया जा सकता है। किया कि नहीं किया,
ये केवल अंदाज हम दे सकते हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं कि शायद ऐसा किया होगा। फिर मैं तो पहला व्यक्ति था कि ये सनातन संस्था और हिंदू जन जागरण समिति ने किया है, ऐसा कहने वाला, जाहिर तरीके से कहने वाला। फिर धीरे-धीरे बाकी लोग कहने लग गए, कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा-सा ऐसा कहना शुरू किया कि आदमी कुछ भी कहता है, मुँह में आता है, वो बकता है वगैरह-वगैरह। मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी एट द स्टेक लगाकर, उसकी उस विश्वसनीयता, वो क्रेडिबिलिटी डेंजर में डालकर मैंने अपनी बात कहना कायम रखा। काफ़ी दिनों तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया। बाद में जब एडवोकेट गोविंद पानसरे जी का मर्डर हुआ 15 फरवरी 2015 को, तब भी मैंने ये बात जाहिर तरीके से कही कि इसके पीछे सनातन के ही लोग हो सकते हैं, हिंदू जन जागरण समिति के ही लोग हो सकते हैं, दूसरे कोई हो नहीं सकते। अब इतने वयस्क आदमी को, गोविंद पानसरे जैसे व्यक्ति को कोई क्यों मारेगा? किस लिए मारेगा? कोई फैनेटिक होगा वही मार सकता है, इसलिए इनके अलावा कोई हो नहीं सकता है। अभी पहले केस में भी कोई प्रूफ नहीं मिला था, इसके बावजूद मैं दूसरे केस में भी ये जाहिर तरीके से कह रहा हूं। कुछ दिनों बाद में पुलिस ने जो कुछ मेहनत ली, उस मेहनत के आधार पर 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक समीर गायकवाड़ पहले पकड़ा गया। समीर गायकवाड़ जब पकड़ा गया, उसके पहले मैंने इसकी जानकारी बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे ही समीर गायकवाड़ पकड़ा उन्हीं दिनों में मुख्यमंत्री जी को मैंने कुछ जानकारी दी थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, अब सरकार बदल चुकी थी। मुझे लगा था कि इस मुख्यमंत्री को भी इसकी पूरी जानकारी चाहिए। मैंने उनसे समय मांगा, उन्होंने भी समय दिया। जबकि काफ़ी कैबिनेट के मंत्री उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी समय देकर शांति से बात सुन ली। जब मैंने पूरी बात उनसे कही, जो मैं आपसे भी ये सब बातें कहने वाला हूँ, विस्तार से उनके साथ में जो बातें मैंने कही, वो बातें सुनने के बाद में उनके मुंह से अनायास ही ये शब्द निकल गया, अरे ये तो यानी सनातन वाले और हिंदू जन जागरण समिति वाले, ये तो मुस्लिम अतिरेकियों से भी, मुस्लिम टेररिस्ट से भी भयानक लोग हैं। ये अनायास उनके मुंह से निकला। मैं पहले से कहते आया था, जब सरकार बदली तो सब लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे, ये सरकार तो उन्हीं की है, यानी सनातन संस्था और हिंदू जन जागरण समिति की है। अब ये बात सही है कि भाजपा एज अ पक्ष सनातन संस्था और हिंदू जन जागरण समिति का समर्थन लेता है, उनकी काफी मदद चुनाव में और बाकी सब इसमें लेता है। ये भी बात सच है कि जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र में बन रहा था, जो हम बनाना चाहते थे, उस कानून के खिलाफ खड़े होते वक्त हिंदू जन जागरण समिति लीड में रहती थी, लेकिन उनको सहायता मिलती थी, वो विश्व हिंदू परिषद की मिलती थी, बजरंग दल की मिलती थी, बाकी काफी संगठनों की मिलती थी और आरएसएस की भी मिलती थी। आरएसएस के सुदर्शन जी ने 2 बार स्टेटमेंट दिया था इस कानून के खिलाफ। इसलिए लोगों की यह धारणा होना स्वाभाविक है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वो सरकार तो चाहे पानसरे हो, चाहे फिर दाभोलकर जी हो, इनके खूनी को पकड़ने के लिए कुछ नहीं करेगी। और तब मैं जाहिर तरीके से कहता था कि देवेंद्र फडणवीस इस व्यक्ति को मैं जितना जानता हूं, उसके आधार पर इतना कहूंगा कि अगर कुछ प्रूफ मिला तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हुए, गृह मंत्री होते हुए डेफिनेटली उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। और तावड़े इसको सबसे पहले समीर गायकवाड़ को पकड़ा गया। पत्रकारों को बहुत अचरज लगा कि मानो तुम कह रहे थे बात सही घड़ी, सही में पकड़ा गया है, पुलिस ने इसको पकड़ा है। और उसके बाद में मैंने देवेंद्र जी को सब बातें ये समझाई। उन्हीं दिनों में हमारे क्राइम के जो चीफ थे उनके साथ मिलने गया। जब समीर गायकवाड़ को पकड़ा, उन दिनों में 2014 में और 15 में खासकर जादू टोना विरोधी कानून के लिए मैंने बहुत विस्तार से पूरे महाराष्ट्र में पुलिस के ट्रेनिंग्स लिए हैं, पर्सनली लिए हैं। जादू टोना विरोधी कानून बहुत इफेक्टिवली ये पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए हर जिले में पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ। अब पर्सनली ये ट्रेनिंग लेने के कारण ये पुलिस अधिकारियों से मेरी बाकी भी बहुत बातचीत होती थी।
कई जगहों पर ये सब क्या होता है, किस ढंग से ये काम चलता है, खासकर ये दाभोलकर जी का मर्डर, फातमे पानसरी जी का मर्डर, इसके पीछे क्या हो सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से बातचीत हो चुकी थी। जैसे ही इनको पकड़ा गया, समीर गायकवाड़ को, वहाँ के पुलिस अधिकारियों का मुझे फ़ोन आया, "सर जी, अपनी बातचीत हो चुकी थी, पकड़ा हमने, आखिर में मिल गया।" बोला, "ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पकड़ा। जिस प्रूफ्स के आधार पर पकड़ा, वो तो पेपर में छप ही चुके थे, इसलिए मुझे भी मालूम थे, सबको मालूम थे।" मैंने कहा, "लेकिन ठीक है, लेकिन वो जानकारी आपको कितना देगा, ये ज़्यादा महत्व का है।" "अरे! बहुत जानकारी मिल जाएगी, ऐसा हमको विश्वास है।" मैंने कहा, "मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है।" फिर धीरे से उनके तरफ से मैसेज आया कि नहीं, जानकारी कुछ मिल नहीं रही है। फिर मैं क्राइम के चीफ को मिलने को गया हमारे महाराष्ट्र के। बहुत ही एक्सपीरियंस अफ़सर थे वो। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपने कहा था कि ये लोग कोई जानकारी नहीं देंगे। हमको लग रहा था कि समीर गायकवाड़ से बहुत जानकारी हमको मिलेगी। वो बोलने के मूड में भी था, ऐसा हमको लगता था। लेकिन उसको मिलने के लिए अमुक-अमुक एक वकील आई और उसके बाद में उसने हमसे बात करना ही बंद कर दिया और कुछ भी बोला नहीं। ये कैसा पॉसिबल है? बोला, अभी क्या हुआ एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं। आपने जो रिपोर्टिंग दिया है उसके आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शायद एक आधा कोडवर्ड पहले से प्रोग्राम किया गया था कि ये कोडवर्ड कहने के बाद में आप उस बात को भूल जाओगे, या फिर इस कोडवर्ड कहने के बाद में आपको वो बात किसी भी हालत में नहीं कहनी है पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को। शायद इसका उपयोग हुआ होगा, या फिर कोडवर्ड यूज करने के बाद में उसकी मेमोरी जो है वो इरेज करने का भी सिस्टम डेवलप हो सकता है कि ये कोडवर्ड, अभी ये कोडवर्ड कुछ भी हो सकता है। बाबा ने आपकी आठवण काढ ली, ये भी कोडवर्ड हो सकता है। बाबा ने तुमचं सुयश चिंतलं, ये भी आठवण हो सकता है। कुछ भी, यानी कोई भी कोडवर्ड हो सकता है, कोई भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। और वो जब वकील मिलने आई होगी, उसने शायद इस कोडवर्ड का उपयोग किया होगा और समीर गायकवाड़ ने आपको जानकारी नहीं दी होगी। बाद में डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत प्रयास किया उससे जानकारी निकालने का। डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की जो बीवी थी, वो काफ़ी बोली, क्योंकि वो उसके अंडर नहीं थी उनके इसके। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े ने अपने बीबी को भी अंडर लाने का, यानी सनातन संस्था और हिंदू जन जागरण समिति के वातावरण, उनके थियरीज इसके अंडर लाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं आई थी। तो उसके ज़रिए जो जानकारी मिली वही मिली, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के ज़रिए बहुत सी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई, ये भी मुझे ज्ञात है। अगर ये सब जानकारी जो मेरे पास इकट्ठा हुई है वो सच है, तो इसका मतलब इतना ही है कि इन लोगों के बारे में भी ये इरेज करने का नहीं, लेकिन एमनेशिया क्रिएट करने का टेक्निक उपयोग में लाया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका सबसे अच्छा प्रूफ है परशुराम वाघमारे का। परशुराम वाघमारे को पकड़ने के बाद में उसने काफ़ी जानकारी पुलिस को दी, काफ़ी बोला। इसके पहले जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से कोई भी इतनी जानकारी लोगों को, यानी पुलिस को नहीं दी और नहीं बोला। शायद ये परशुराम वाघमारे जो व्यक्ति है, वो आश्रम में बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम हुई व्यक्ति नहीं है। ये थोड़ा पेरीफेरी का व्यक्ति पकड़ा होगा, बाहर का व्यक्ति पकड़ा होगा। शायद ये जो संस्था है कर्नाटक की, जो मुतालिक इसके प्रमुख माने जाते हैं, उनके कांटेक्ट में का, या फिर ऐसे संदर्भ में का कोई लड़का होगा कि जिसको इस ढंग से इसके उपयोग में लाया गया है। इस कारण ये पेरीफेरी का होने के कारण, या फिर बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम इसको नहीं किया गया है, एमनेशिया नहीं किया गया क्रिएट इसके दिमाग में, इसलिए शायद उसने ये जानकारी दी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी ये तो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ तय कर सकती है कि इसमें कितनी सच्चाई है। सही मायने में जानकारी निकालने की कोशिश करने के बावजूद ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे इनको जानकारी है ही नहीं कि जानकारी होकर भी ये जानकारी छुपा सकने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो जानना काम है। क्या हो सकता है एज़ अ थेरेपिस्ट कर कर, इस क्षेत्र का एक जानकार कर कर, ये रखना मेरा काम है। मैं इतना ही कहूँगा, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, मुझ पर वगैरह सब लोगों पर, महाराव करके है चित्रलेखा के संपादक, उन सब पर गोवा में यह सनातन संस्था और हिंदू जन जागरण समिति ने केस डाली है, क्योंकि हमने
2008 में एक विशेषांक चित्रलेखा का जो निकला था, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा था, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की मुलाकात थी। मेरा एक पुराना जो आर्टिकल था, जो 2006 में हमारे लड़ा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा इसमें प्रसिद्ध हुआ था, वो आर्टिकल जैसे के तैसे मानवी रोबोंचा कारखाना जैसे के तैसे इस चित्रलेखा में प्रसिद्ध किया गया था। तो इसकी कोर्ट केस चल गई। ये कोर्ट केस जो चल रही है उसके लिए मैं गोवा गया था, और जब मैं गोवा गया था तब गोवा में हिंदू सम्मेलन, विश्व हिंदू सम्मेलन, इन सनातन और हिंदू जन जागरण समिति के लोगों ने आयोजित किया था। वो सम्मेलन में तो मैं नहीं गया, लेकिन उसके न्यूज और रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स प्रिंटेड जो प्रसिद्ध हुए, उसमें जाहिर तरीके से लिखा गया था और मुतालिक के शब्दों में वो सब बताया गया था कि मुतालिक कहता है कि जैसा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हमने करवाया, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को, जैसे मर्डर का शब्द उन्होंने उपयोग में नहीं लाया, उन्होंने ऐसा कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड इस ढंग के थे कि जो जो धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उन सबको हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को सबक सिखाया, उस ढंग से इस व्यक्ति को हम सबक सिखाएंगे। ऐसे कुछ नाम भी उन्होंने लिए थे। अब बोलिए, एक जाहिर कार्यक्रम में एक व्यक्ति इस ढंग से नाम लेता है, इस ढंग से बोलता है, जाहिर तरीके से बोलता है, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। गुजरात में तब भाजपा का ही गवर्नमेंट था। साम टीवी के एक प्रोग्राम में मैंने जाहिर तरीके से यह बात कही थी कि वहां का गवर्नमेंट, ये गुजरात का गवर्नमेंट, सॉरी गोवा का गवर्नमेंट, ये गोवा गवर्नमेंट जो है वो भाजपा का था, इसलिए उन्होंने एक्शन नहीं ली। या फिर कांग्रेस का होता तो भी नहीं एक्शन ली जाती, ये बात अलग की बात है। लेकिन इतनी गंभीर बात होने के बाद में पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। गोवा में उसके पहले, गोवा ये भी इनका गढ़ रह चुका है। केवल महाराष्ट्र ये गढ़ नहीं है, गोवा इनका खास गढ़ है। वहां पर ये सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति का एक आश्रम है, उसके बारे में भी कुछ कहना जरूरी है। हम समझ लेंगे ये क्या प्रकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।